ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಈ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Union Minister for Parliamentary Affairs, Chemicals and Fertilizers, my dear friend and a local member of Parliament, Sri Anant Kumar ji, और कर्नाटका के इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर श्री R.B. देशपांडे जी, फॉरवर्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका श्री R.G. अशोक, Member of Parliament Sri P.C. Mohan, Member of Legislative Assembly Sri Muni Shamappa, and the Joint Secretary Chemical and Petrochemical Sri Avinash Joshi, Additional Chief Secretary Karnataka Sri D.V. Prasad, and Director General CPT Sri S.K. Nair, Nan Bengaluru सहोदर सहोदरी, my friends of media, बहनों भाइयों, मैं हिंदी में बोलूंगा. सबसे पहले तो मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट अब प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को बधाई देना चाहता हूं कि जिसके द्वारा आज इस कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में एडवांस पॉलीमर डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लैबोरेटरी की फाउंडेशन स्टोन की लेइंग हो रही है. श्री अनंत कुमार जी ने इसके पहले ही मुझे बतलाया था और कुछ दिनों पहले चर्चा की थी. मेरे यहां आने का कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने यह मुझसे आग्रह किया कि मैं आ रहा हूं तो फाउंडेशन स्टेज की लेइंग यदि आपके माध्यम से हो तो ठीक रहेगा, और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं. इस एडवांस प्लास्टिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लैबोरेटरी के फाउंडेशन स्टेज के लेइंग के समय में स्वयं यहां पर मौजूद हूं. जहां तक प्लास्टिक का संबंध है, आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में प्लास्टिक की अहमियत और उसका महत्व पहले भी रहा है और निरंतर यह महत्व बढ़ता चला जा रहा है. और यदि आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, पहले की अपेक्षा प्लास्टिक का प्रोडक्शन इस कंट्री में, केवल कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है. मेरे पास एक आंकड़ा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. उस रिपोर्ट के आधार पर विद इन 50 years मोर देन 20 times प्लास्टिक का प्रोडक्शन बढ़ा है. 1964 में यहां पर केवल 15 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता था. आज वह 2016 में 312 मिलियन टन से कहीं पर अधिक हो गया है. क्योंकि प्लास्टिक पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन यह सच है कि आधुनिक जिंदगी को यह आसान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लेकिन सबसे बड़ी चिंता का भी विषय यह है कि प्लास्टिक वेस्ट यह हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. और मुझे यह बताया गया है कि पूरे ग्लोबल ओशन जो भी सारे विश्व के महासागर हैं उसमें लगभग 1 मिलियन टन प्लास्टिक लीक यह प्रतिवर्ष होता है.
इस समय हो रहा है। और यह भी मुझे बताया गया है कि 2050 आते आते यह प्लास्टिक लीक पूरे ग्लोबल ओशन में इतना अधिक हो जाएगा कि जो फिश हैं, जो मछलियां हैं, कहीं उनसे अधिक वजन प्लास्टिक लीक का जो है ग्लोबल ओशन में हो जाएगा। यह जानकारी दी गई है। यह चिंता का विषय है। आज यदि यहां पर हम किसी रिसर्च लैब की फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं तो केवल रिसर्च लैब की फाउंडेशन स्टोन नहीं रख रहे हैं, बल्कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यह दो वर्ड्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। यह लैब जहां पर डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करेगी, वहीं पर इसका ओरिएंटेशन रिसर्च का भी है। इसलिए मुझे लगता है कि प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और रीसाइक्लिंग आज हो रही है। डिस्पोजल भी हो रहा है, रीसाइक्लिंग हो रहा है, लेकिन इस मैकेनिज्म को और कैसे एडवांस बनाया जा सकता है, एडवांस मैकेनिज्म कैसे डेवलप की जा सकती है, इस दृष्टि से भी इससे जुड़े हुए जो हमारे रिसर्चर्स हैं वह काम करें, उन्हें कामयाबी हासिल हो, यह हमारी कोशिश है। आने दिए मुख्यमंत्री जी। I hereby welcome you to the Ramayya. Come on. Ladies and gentlemen, the arrival of Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಗಮನ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. और हम ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चर्चा इस समय सारी दुनिया में हो रही है। और यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और यदि ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट इस दुनिया में बढ़ता रहा तो मैं समझता हूं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे हैं जिसको कि हम किसी भी सूरत में अचीव नहीं कर सकते। 5 व सस्टेनेबल गोल्स जिन्हें कि प्लास्टिक के कारण हम अचीव नहीं कर सकते हैं, वह है फर्स्ट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेकंड लाइफ बिलो वाटर, थर्ड लाइफ ऑन लैंड, फोर्थ क्लाइमेट एक्शन और फिफ्थ सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। यह 5 ऐसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको कि हम अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए यह आवश्यक है कि प्लास्टिक और एडवांस पॉलीमर से पूरी तरह तो छुटकारा संभव नहीं है, इसलिए उसके डिस्पोजल और शायद उसकी और साथ ही उसके रीसाइक्लिंग की मैकेनिज्म को और कैसे एडवांस बनाया जा सकता है, इस दृष्टि से भी हम सबको प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आजकल स्मार्ट सिटीज की भी चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि देश में कई सिटीज को स्मार्ट सिटीज के रूप में हमारी गवर्नमेंट ने घोषित किया है। मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिटीज की चर्चा जहां पर हो रही है, वहीं पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल सिटीज की भी जो है चर्चा हो रही है। तो इसको भी अचीव करने के लिए एक इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म होना चाहिए। और वह इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इसमें प्लास्टिक से जुड़े हुए जो हमारे रिसर्चर्स हैं वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ ही हम रिसाइकलिंग के द्वारा और डिस्पोजल के द्वारा इसे कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, इस संबंध में भी मैं समझता हूं कि हमारे इस रिसर्च से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, हम जानते हैं कि हम सबका सौभाग्य है कि इस समय पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो हमारे और आपके देश या भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सिमेटली 7.9% तक पहुंच चुकी है। पहले हम यह कल्पना भी नहीं करते थे कि हमारे
कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ रेट इतनी जल्दी 7.9% की इस हाइट को टच करेगी, लेकिन हम लोगों ने ये करने में कामयाबी हासिल की है। और मैं कह सकता हूं आज हमारी कंट्री की इकोनॉमी जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं है कि विदिन 5 ईयर जीडीपी के ग्रोथ रेट के 10% के टारगेट को भी हम अचीव करने में पूरी तरह से कामयाब हैं। पहले हमारी कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से आधारित थी, लेकिन इस समय हमारी इकोनॉमी स्पेशलाइज्ड सर्विस इकोनॉमी है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। तीनों चीजें। और जहां तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सवाल है, रिसर्च एंड डिजाइन का सवाल है, मुझे फक्र है, मुझे इस बात की खुशी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में भी इस समय भारत दुनिया का एक हब बनता जा रहा है। इंटरनेशनल हब के रूप में भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में रिकॉग्निशन हासिल होती जा रही है। और रिसर्च एंड डिजाइन आउटसोर्सिंग का 2015 अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच 190 इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर्स जो दुनिया में खुले हैं, 190 केवल अप्रैल से लेकर दिसंबर 15 इतने 190, जिसमें से 57 रिसर्च और डिजाइन सेंटर से भी किसी कंट्री में खुले हैं, तो हमारे और आपकी कंट्री या भारत में खुले। और यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो रिसर्च और डिजाइन के क्षेत्र में पिछले साल जितने भी रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर्स खुले हैं उसमें 30% भारत के हैं, दुनिया में जितने खुले। इतनी तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें से खुशी की बात है, जिस मेक इन इंडिया की चर्चा हमारे देश पांडे जी कर रहे थे, मेक इन इंडिया के कारण लगभग ऐसे 19 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वह भारत में खुले हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर ही। और मेक इन इंडिया स्कीम का यह परिणाम रहा है कि भारत धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट इधर हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, दुनिया के किसी देश में इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है जितना कि भारत में हुआ है। अप्रॉक्सिमेटली $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यह भारत में हुआ है। और डिफेंस सेक्टर में हम अपनी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिजिनस अपनी टेक्नोलॉजी को भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही में एक तेजस नाम का लाइट कन्वेक्ट एयरक्राफ्ट जो लॉन्च किया गया है, वह पूरी तरह से एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। और यह भी मेक इन इंडिया के कारण ही यह ऐसा करना संभव हो पाया। अभी हमारे देश पांडे जी कह रहे थे कि मेक इन इंडिया का कार्यक्रम यहां वर्षों पहले कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। स्टार्टअप्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बेंगलोर में प्रारंभ किया। 15 दिन पहले स्टार्टअप पॉलिसी बनाई थी 15 दिन पहले। अच्छा, स्टार्टअप का आपने किया, उसके बाद हम लोगों ने किया। पांडे जी, यदि आपने किया चाहे और किसी ने किया, यदि पहले किया तो मैं बधाई देना चाहता हूं, इसकी हम सबको बेहद खुशी है। क्यों खुशी है? इसलिए खुशी है कि वी आर इन पॉलिटिक्स not only to form the government, we are in politics not only to make the government, but we are in politics to make the country. और
हम सभी पॉलिटिशियन को, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम सभी पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिक्स न करें, बल्कि देश बनाने के लिए पॉलिटिक्स करें। कर्नाटक गवर्नमेंट यदि किसी मामले में इनिशिएटिव लेती है, यदि हमारे अंदर इस प्रकार की स्पिरिट है कि हम पॉलिटिक्स देश बनाने के लिए कर रहे हैं, कंट्री मेकिंग के लिए हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए व्यक्ति को खुशी होगी, पॉलिटिशियन को खुशी होगी। मुझे खुशी है। मैं इस कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहता किसने काम पहले किया, किसने बाद में किया। जहां तक बेंगलोर का सवाल है, जो कर्नाटक की कैपिटल है, वी आर प्राउड ऑफ दिस बेंगलोर। और मैं यह मानता हूं कि सचमुच बेंगलोर पर हम लोगों को ना यहां पर यह इंटेलेक्चुअल्स की कैपिटल के रूप में से भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे रिकॉग्निशन हासिल है। और मैं यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब जैसे गवर्नमेंट हमारी है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट, हर प्रकार का मैक्सिमम असिस्टेंस जो कुछ भी संभव होगा वह सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट हो वह प्रोवाइड करती ही है। मैं नहीं कहता हूं केवल हम ही कर रहे हैं, आपके पहले दूसरी गवर्नमेंट ने नहीं किया, सब कर रहे हैं। भारत का जो फेडरल कैरेक्टर है, फेडरल कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। केवल हमारी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है ऐसा मैं नहीं मानता, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। कांग्रेसी गवर्नमेंट रही है, कोलिशन गवर्नमेंट रही है, सबका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है। और मैं समझता हूं कि कुछ आपने भी पहले किया होगा, कुछ हम भी कर रहे हैं। यही कारण है कि आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में हमारी कंट्री दुनिया में नंबर 1 पर आकर खड़ी हो गई। यही कारण है, इसी कारण है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के लिए भी स्टार्टअप ने भी काफी अच्छा काम किया है। स्टार्टअप्स, इसके कारण भी मैं समझता हूं कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में हमको कामयाबी मिल रही है। वहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप यानी रोजगार के अवसर भी इससे ज्यादा से ज्यादा पैदा होने की संभावना है। और इस गवर्नमेंट ने इसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक डेडिकेटेड फंड भी इसके लिए बना रखा है। बस सब मिला जुलाकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी हम सब मिलकर काम करें और लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए कि आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में है। भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में है। तो हमको ऐसे हालात पैदा करना है ताकि यह भारत आगामी कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में यहां की इकोनॉमी हो जाए। यह हम सबको कोशिश करनी है। और यदि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस टारगेट को अचीव करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अनंत कुमार जी, जिनको एक नई जिम्मेदारी मिली है, अभी तक केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, इस बार जो रिशफल हुआ है कैबिनेट में उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको प्राप्त हुई। इनके काम करने की जो स्किल है उससे स्वाभाविक रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने कहा कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी है। तो आज इस रिसर्च लैब के फाउंडेशन स्टोन लेइंग के समय जहां इन्हें मैं कांग्रेचुलेट करता हूं, यहीं पर हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सहयोग से ही आज इस लैब की फाउंडेशन स्टोन की यहां पर लेइंग हो रही है। यही शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ, ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣ. Let us walk together and build a stronger, strongest India Bharat. Inspiring call
given by Honorable Minister for Home Affairs, Government of India, Shri Rajnath Singh Ji. With a big round of applause, we convey our million thanks to Honorable Minister. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಪೆಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಜೋಶಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Honorable Chief Minister, sir. Ladies and gentlemen, he is the leader of masses and he has always proved himself to be a pioneering and visionary leader with a clear, self-made mandate for a prosperous Karnataka. Honorable Chief Minister, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮುನ್ನ the moment of the day has arrived, ladies and gentlemen. Foundation stone laying for advanced polymer design and development